Okay, good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So we had started chapter number 1 of your NCERT class 12th syllabus. Okay, the chapter name was Relations and Functions. पर कल की तारीख में हमने स्टार्ट किया था जस्ट, बट हमने क्लास 12 से रेलेवेंट कुछ भी नहीं सीखा. जस्ट हमने क्लास 11 में रिलेशंस एंड फंक्शंस के क्या मायने थे उसको रिवाइज किया. दैट्स इट. इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सीखा, बिकॉज इट वॉज वेरी नेसेसरी कि 11th में क्या सीखा वो तो रिवाइज हो जाए. तो वहां तक तो कोई डाउट नहीं है. जस्ट हमने डेफिनेशन पार्ट किया है कि रिलेशंस क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, राइट. अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे पहली एक्सरसाइज रिलेशन के टाइप्स पे बेस्ड है. यहाँ पे क्लास 12th में पहली एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? टाइप्स ऑफ रिलेशंस. सेकंड एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? टाइप्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है, ठीक है बेटा. जितना अच्छे से समझ सकते हो समझना कि रिलेशन की टाइप्स क्या होते हैं. वैसे जनरली किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है. जनरली अपन यूं ही पढ़ लेते हैं, अच्छा जैसे हमने कुछ भी चीज पढ़ी इसके टाइप्स ही हैं. लेकिन पूरी की पूरी एक्सरसाइज किसी टॉपिक पे बेस्ड हो तो बिल्कुल डिटेल में सीखना पड़ेगा. ओके ना. तो अच्छा, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो दोनों टॉपिक हैं वो जब अपन पढ़ाते हैं, जब टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो बड़े सरल लगते हैं, बड़े सरल लगते हैं. अच्छा, इतने टाइप के रिलेशन हैं, ये इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, इजी लगता है. और ये है भी इजी, है लेकिन सुनने में बहुत ज्यादा इजी लगता है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस, जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आते हैं तब वो अचानक भयानक हो जाता है. ठीक है. मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में एक्सरसाइज के नहीं तो एग्जांपल्स थोड़े से लेते चले, है ना. किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज में एंड कैसे उनको सॉल्व करें. ठीक है, नहीं तो फिर एक्सरसाइज तो सॉल्व करेंगे हम, 1 to 1 सारे क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, सो टाइप्स ऑफ रिलेशंस इज द टॉपिक फॉर टुडे. प्लीज मेक द हेडिंग मार्क कर लिया अपने, टाइप्स ऑफ रिलेशंस. हेडिंग मार्क कर लिया बेटा. ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशंस. तो 5 टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है, जिसमें से पहले और दूसरे तो बड़े बेसिक है, उनके नाम से पता चल रहा है. जैसे पहला आपको नाम से पता चल रहा होगा ना. जो लास्ट के 3 है वो है सबसे मेन क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस, जिस पे क्वेश्चन आने वाला है. पहला दूसरा तो केवल नॉलेज बेस्ड है, पर आपको बस एम ही पता होना चाहिए, राइट. पहला रिलेशन इज वेरी वेरी इजी, एम्प्टी रिलेशन. तो एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली. हमने एक ऐसा रूल बनाया जिसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेलेक्ट ही नहीं हो पाया, तो उसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, तो फिर वो रिलेशन कैसा हो जाएगा? खाली हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा वन मोर थिंग, कल हमने कहा खत्म किया था, याद है ना, कि इस साल जो रिलेशन आएंगे वो सेम सेट से सेम सेट पे आएंगे. ये पांचों जो क्लासिफिकेशन, जो पांचों क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं, वो सेम सेट से सेम सेट के ही क्लासिफिकेशन है. समझ गए? क्लियर है? मतलब हमारे कोर्स में ही नहीं है, इसके बाहर हमारे कोर्स में नहीं है, पर हो तो सकता है. लाइक A to B भी हो सकता है, B to C भी हो सकता है, लेकिन हमारे कोर्स में वैसे क्वेश्चंस नहीं है. इन केस आ जाता है तो और ज्यादा सरल क्वेश्चन है उल्टा. क्योंकि देखो, एक अलग सेट से एक अलग सेट का रिलेशन बनाना हमको आसान लगेगा, खुद से खुद पे बनाना उल्टा मुश्किल लगेगा. समझ रहे हो? तो हमारे कोर्स में से मान के चलो डिफिकल्ट पार्ट है. अगर अलग सेट से अलग सेट आ जाता है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, इजीली हो जाएगा वो, तो उल्टा उससे भी ज्यादा इजीली हो जाएगा. ठीक है. तो अभी मैंने पांचों रिलेशन आपको सेम सेट से सेम सेट में डिफाइन करके बताएं कि क्वेश्चन से उसके ही है. ठीक है. तो क्या कहता है? अ रिलेशन आर. आर बोले तो कोई भी रिलेशन को अपन आर लेटर से डिनोट कराते हैं. इन ए सेट है, इन ए सेट है, तो कल बताया था कि इन या ऑन पोजीशन लगा के अगर कहते दैट मींस फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए. दिस रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए. डोमेन को डोमेन दोनों ए टू ए. समझ गए? इन ए का मतलब ये है, इन ए. ठीक है. अब इसको एम्प्टी कब कहा जाएगा? सेट टू बी एम्प्टी इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए. ए से ए में ही बात कर रहा है ना. लाइक छोटा सा इसको थोड़ा सा मतलब इजी करते. देखो सपोज करो मेरे पास यहाँ पे सेट ए है ए, उसमें मैं 3 एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 2 3. अब सेट ए यहाँ पे 1 2 3 है, तो मैं इन ए की बात कर रहा हूं तो कोडोमेन में भी मुझे ए ही लेना पड़ेगा और ये 1 2 3 लेने पड़ेंगे, है ना. एक बार ए डिसाइड हो गया तो वही डोमेन और वही कोडोमेन. नहीं, रेंज तो बिल्कुल अलग चीज हो जाती है. रेंज तो फिर जब ऑर्डर्ड पेयर्स के बाद आंसर क्या क्या आया, उनके जो पॉसिबल आउटकम्स आए उनका सेट होता है. एक बार अगर मैंने कह दिया ना रिलेशन ए टू ए, तो वो डोमेन रेंज नहीं होती, वो डोमेन को डोमेन होती है.
ठीक है। और इनफैक्ट इनफैक्ट रिलेशन में तो केवल ये फिक्स होता है कि ये कोडोमेन है, इसका भी फिक्स नहीं होता है कि ये डोमेन है या नहीं है, क्योंकि रिलेशन में तो यहाँ पे कोई एलिमेंट छूट सकता है ना। ठीक है बेटा, डेफिनेशन हो गई, रिलेशन सेट बन गया, उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए, उस ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले पहले एलिमेंट को सेलेक्ट कर लूं, उनका सेट बनाऊं, दैट इज डोमेन। उनके दूसरे दूसरे एलिमेंट को सेलेक्ट कर लूं, यानी इमेजेस का सेट बना दूं, वो है रेंज। कोडोमेन क्या है? रिलेशन ए टू ए डिफाइंड है, तो ये एंटायर सेट जिसमें रिलेशन जा रहा है वो है कोडोमेन। तो अगर मैंने लिखा ए टू ए, और अगर मैंने कहा वो रिलेशन है, तो केवल और केवल एक ही चीज क्लियर हुई कि ये ए कोडोमेन है, ना तो ये क्लियर हुआ कि ये ए डोमेन है। और रेंज तो वैसे भी रिलेशन या फंक्शन में बोलते ही डिफाइन नहीं हो पाती, हमको निकाल के देखना पड़ता है। ओके हाँ, अगर मैंने कहा फंक्शन है तब ये 100, वो तो कोडोमेन फिक्स था ही सही। अब ये भी फिक्स हो गया कि ये भी डोमेन है, क्योंकि फंक्शन में यहाँ पे एलिमेंट छूट नहीं सकता, तो एंटायर सेट ऑक्यूपाई होगा तो डोमेन हो जाएगा, लेकिन रिलेशन में छूट सकता है। सो आई कैन नॉट से वेदर इट इज डोमेन और नॉट, पर ये जरूर कह सकता हूँ कि ये कोडोमेन। जनरली अपन बोल देते हैं डोमेन टू कोडोमेन, जनरली अपन रिलेशन फंक्शन दोनों में बोल देते हैं डोमेन टू कोडोमेन, बट एक कहीं अंदर से बात याद रखना है, रिलेशन में फिक्स नहीं है, डोमेन फंक्शन में फिक्स है। क्लियर है? ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर रखेंगे सारे कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर, ठीक है। ओके, तो ए टू ए मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया बेटा। तो अब मैं कह रहा हूं कि एक रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, डिफाइंड बाय, इसको कहते हैं मैप्ड फ्रॉम ए टू ए। इसको क्या कहते हैं? रीड कैसे करते हैं? रिलेशन मैप्ड फ्रॉम ए टू ए, ये मैपिंग ए से ए कर रहे हैं। और डिफाइन का मतलब है अब आप कनेक्शन क्या दे रहे हो, ऑर्डर्ड पेयर्स का कनेक्शन क्या दे रहे हो, वो डेफिनेशन होती है। ओके, सो मैं कनेक्शन दे रहा हूं डिफाइंड बाय आर इक्वल टू, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिखाई देंगे, लेट्स से एक्स कॉमा वाई टाइप के, सच दैट, अब एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बता रहा हूं मैं ना। तो मैंने कहा वाई इज इजी देता हूं, वाई इज एक्स प्लस 5। क्या रिलेशन दिया मैंने कि दूसरा एलिमेंट जो y है वो पहले एलिमेंट से 5 जाता है। ओके, तो अब मैं अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता तो सबका सबसे बनता लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, यानी 9 ऑर्डर्ड पेयर्स बनते इस तरीके से। उन 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ एक सेलेक्ट होके इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और वो मेरा रिलेशन सेट कहलाएगा। मेरा क्या कहलाएगा? रिलेशन सेट। वन मोर थिंग, सपोज करो, एक बार के लिए सपोज करो कि इस रिलेशन सेट में एक बार के लिए ऐसे अज्यूम कर लो कि 2,3 सेलेक्ट हो गया। 2,3 मान लो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो अगर 2,3 सेलेक्ट हो गया ना, तो हम ऐसे कहते हैं 2 इज रिलेटेड टू 3। क्या कहते हैं? 2 इज रिलेटेड टू 3, अगर सेलेक्ट हुआ तो। उन 9 में से जो जो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट होंगे तो उनको एक बोलने का तरीका है ये कि 2 इज रिलेटेड टू 3 एज पर दिस रिलेशन। इस रिलेशन के तहत 2 3 से संबंधित है, 2 3 से रिलेटेड। समझ गए? अभी तो सेलेक्ट हुआ नहीं, तो चेक करना है अपने को। चलो, तो मैं चेक करता हूं, देखें कौन कौन से ऑर्डर पेयर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक तरीके से कि आर इक्वल टू, सबसे पहले मेरे को एक्स और वाई ऑब्वियसली लिखा नहीं है मैंने हालांकि, लेकिन एक्स मेरे को यहाँ से लेना है और वाई मेरे को इस ए से, यानी दोनों ए से लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे ए टू ए बात हो रही है। ओके, सो सपोज करो मैंने एक्स उठाया, क्योंकि एक बार मैं एक्स उठाऊंगा तभी तो वाई पता चलेगा। तो सपोज करो मैंने एक्स उठाया 1, एक्स की जगह मैं क्या ले सकता हूँ 1 2 3। तो लेट से मैंने 1 उठाया, तो अब वाई क्या है, उसमें 5 जोड़ के आएगा। सो 1 + 5 क्या होता है? 6। लेकिन दूसरा एलिमेंट भी तो ए से लेना है, तो दूसरा एलिमेंट ऐसे ले पा रहा हूँ क्या? देखो 6 है क्या वहां पे? नहीं है ना। सो अगर 6 नहीं है तो फिर 1 भी नहीं आएगा, तो ये ऑर्डर पेयर सेलेक्ट नहीं हुआ। सपोज करो मैं अगर 2 ले लूं, सो 2 + 5 7, 7 है क्या वहां पे? सो मैं 2 भी नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूं। और अगर सपोज करो मैंने 3 ले लिया, सो 3 + 5 8, 8 भी नहीं है। तो इस रिलेशन के चलते इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो 9 ऑर्डर्ड पेयर होते थे 1,1 1,2, उसमें से तो एक भी ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट नहीं हुआ जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। सो मैं क्या करूंगा, मैं बस करली ब्रैकेट्स बना के छोड़ दूंगा, एक भी ऑर्डर पेयर नहीं बना। इसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? जैसे एम्प्टी सेट होता था, नल सेट, तो बस फर्क इतना है कि वहां पे एलिमेंट्स होते थे जो नहीं मिले, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जो भी नहीं मिले, सेलेक्ट नहीं हो पाया, इस रिलेशन से कनेक्ट नहीं हो पाया। समझ गए क्या? तो वेरी क्रिस्टल क्लियर कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, इधर से कोई भी एलिमेंट उधर से किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड है ही नहीं। ये डेफिनेशन है इसकी। तो क्या लिखा है हमने, एक बार फिर से रीड आउट करते हैं कि व्हेन नो एलिमेंट ऑफ व्हेन नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए से ए में कोई भी एलिमेंट रिलेटेड है ही नहीं, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे बेटा?
एम्प्टी रिलेशन। ओके फाइन। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जैसे अपन वहां पे फाइ से डिनोट कराते थे सेट्स की दुनिया में, एम्प्टी सेट को हम फाइ से डिनोट, फाइ इज ए ग्रीक लेटर, उसको कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसको, गोला खींच के से डंडा, इसको बोलते हैं फाइ, PHI, फाइ। इसको क्या बोलते हैं अपन, फाइ, ग्रीक लेटर है ये, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। तो अब रिलेशन भी एक सेट है, तो ये भी एम्प्टी है, तो इसको भी फाइ से डिनोट कराया जा सकता है। और ये ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, कोई भी रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होता है या बराबर होता है। सो नल सेट किसी का भी सबसेट होता है, बताया था ना, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ए क्रॉस ए का भी होगा, होगा। सो रिलेशन आर इज फाइ विच इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस। लिखो, यहां तक कंप्लीट करो, चलते हैं सेकंड क्लास में। डन। Okay, so next classification is universal relation, just opposite to empty relation, just opposite to what, empty relation। what was empty relation, जिसमें एक भी ऑर्डर पेयर सेलेक्ट नहीं हुआ, what is universal relation, सारे ही सेलेक्ट हो गए, जस्ट ऑपोजिट टू एम्प्टी रिलेशन। एक बार पढ़ते हैं। सो इट सेज दैट एक रिलेशन आर जो कि इन सेट ए मैप्ड है, यानी ए टू ए ही मैप्ड है, उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, जब ए का हर एक एलिमेंट ए से रिलेटेड। उसमें क्या कह रहे थे, नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए, इसमें ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए। और इसमें जो रिलेशन आर बनेगा वो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बन जाएगा। नो के जैसे भी एग्जांपल दिया था, 3 से 3 में गए थे, तो नो के नो ऑर्डर पेयर्स इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ रिलेशन ही ऐसा, कुछ रूल ही उसने ऐसा बना दिया, कुछ नियम ही ऐसा बना दिया कि सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। एक बार लिखो, फिर एग्जांपल से देखते हैं। वन मोर थिंग बेटा, ट्राई टू मेक नोट्स एज क्लियर एज पॉसिबल, कि आपको रिवीजन की जरूरत भी ना पड़े। मतलब ये नहीं कि मैं रिवीजन नहीं कराऊंगा, कहने का मतलब ये कि आप जितना अच्छे से नोट्स बनाओगे ना बेटा, उतनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अभी जैसे जैसे आप रफ में कर रहे हो, कोई बात नहीं, रफ में कर रहे हो अनुष्का, फेयर कर रहे हो, ओके। तो अगर लगे भी स्पीड नहीं है, तो आप रफ में करके घर जाके फेयर कर लो, बट अच्छे से नोट्स बनाना सारे। दोबारा आपको पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये बात है। चले, ओके। लेट्स सी, कुछ एक एग्जांपल देखता हूं मैं इसका, कोशिश करता हूं। वही ए टू ए में मैं 1 2 3 ले लेता हूं इस बार, है ना। वैसे तो ट्यूशन भरे पड़े, बट फिर भी चलो, अभी जैसे ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा फील मिल जाएगा, अच्छा ऐसा यूनिवर्सल रिलेशन होता है। 1 2 3, ए टू ए ही है, राइट, मैपिंग ए टू ए ही है, ठीक है। अब रिलेशन में डिफाइन कर देता हूं, आर इक्वल टू एक्स कमा वाई टाइप के ऑर्डर पेयर्स, सच दैट, सच दैट मैंने लिख दिया कि, सपोज करो मैंने सिंपली लिख दिया, या चल एक काम करते हैं, 1 2 3 लिखा है यहाँ पे, एक काम करते हैं, सोचो कुछ ऐसा एग्जांपल सोचो जैसे सबसे सब सेलेक्ट हो जाए। दिस इज ऑल्सो नॉट, उल्टा क्वेश्चन भी आएगा, पता है, ऑर्डर पेयर देके रूल भी बनवाएगा वो। सो दिमाग वहां पे भी लगाना पड़ेगा, और याद रखना आंसर बनाना आसान होता है, क्वेश्चन बनाना मुश्किल होता है। अगर क्वेश्चन बनाना सीख गए ना, समझ लेना टॉपिक आ गया अच्छे से समझ। सो सोचो ऐसा कौन सा रिलेशन है जो 1 2 3 दोनों सेटिस्फाई कर लेंगे। 1 से 1 भी सेटिस्फाई होगा, 1 से 2 भी सेटिस्फाई होगा, 1 से 3 भी होगा, देन 2 से 1 भी होगा, 2 से 2 भी होगा, एंड 2 से 3 भी होगा,
3 से 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। देखो मैं अगर ऐसे लिखूं कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई जो है उसका आंसर एक नेचुरल नंबर आएगा, तो बताओ हर हाल में आएगा नहीं आएगा? 1 से 1 ले लिया तो 1+1 2 नेचुरल नंबर, 1 से 2 ले लिया तो 1+2 3 नेचुरल नंबर, 1 से 3 ले लिया तो 1+3 4। अब इसका जो आंसर आएगा वो इन दोनों सेट में हो, ऐसा नहीं कहा, ऐसा थोड़ा है। देखो एक्स और वाई इन दोनों में से आना चाहिए, समझ गए ना? एक्स प्लस वाई इनका जो सम है वो इधर से आना चाहिए, ऐसा नहीं कहा। वो तो मैं कह रहा हूँ वो तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, 1,1 भी सेलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज 1,1 2 होता है, 2 एक नेचुरल नंबर है ना। 1,2 3 होता है, 3 भी एक नेचुरल नंबर, जैसे 3+2 5, 5 भी एक नेचुरल नंबर है। 3 से 3 भी कनेक्ट हो जाएगा, 3+3 6, इट इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। सो इसके अंदर ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स विल बी सिलेक्टेड, 1,1 1,2 1,3, ठीक है, एंड सो ऑन टिल द लास्ट 3,3। ठीक है, मैं यूं कह सकता हूं कि ये तो पूरा का पूरा एक क्रॉस ए ही बैठा है वहां पे, एक क्रॉस ए यानी पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट वहां पे बैठा है। सो इट विल बी कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है बेटा, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, समझ में आया? अच्छा जी, तो मैंने क्या कहा था, शुरू के 2 क्लासिफिकेशन तो बड़े बेसिक से क्लासिफिकेशन है, शायद किसी बच्चे को समझाए तो भी समझ जाए, राइट? अब जो नीचे के 3 क्लासिफिकेशन है, एक्चुअल क्वेश्चंस इनमें आने वाले हैं एक्चुअली, ठीक है, ये तो आपके नॉलेज बेस के लिए था केवल। सो थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन डालो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेट्स सी व्हाट इज इट। तो एक बार पहले आप हेडिंग डाल के समझो चीज को, फिर नोट डाउन करो। मैं कोशिश करता हूँ उसका भी एक एग्जाम्पल बना। ओके, कोई A to B 1 2 3 1 2 3, ओके। मैंने कहा R = x, y such that x/y या ऐसे लिख दूं x इज डिविजिबल बाई y। क्या लिखा मैंने? x इज डिविजिबल बाय y, मतलब क्या समझा है कि x y से पूरा पूरा डिविजिबल है, समझ गए? अब नंबर्स के साथ तो खेलना पड़ेगा, अभी तो 1 2 3 है, अभी क्वेश्चन जैसे आएंगे सारे के सारे नेचुरल नंबर सोचो दुनिया के जितने भी हैं, तो उस लेवल पे भी सोचना पड़ेगा ना। अभी तो शॉर्ट में फाइनाइट सेट ही दे रहा हूँ, 1 2 3 इनफाइनाइट नहीं दे रहा हूँ। तो नंबर्स पे आते हैं, उसमें हर मैथ्स की 9th से शुरू हो जाओ, आप 9th क्लास से शुरू हो जाओ, पहला चैप्टर तो नंबर्स के साथ खेलने का ही है। वहां नंबर सिस्टम था, फिर 10th में रियल नंबर्स, यहाँ पे सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन, यहाँ पे तो पहला चैप्टर तो नंबर्स के साथ ही खेलने का होता है, बस इसलिए कहते हैं कि 9th क्लास से नंबर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ओके, सो एक्स इज डिविजिबल बाई वाई। अब सोचो एक्स वाई से डिविजिबल है, तो मैं सपोज करो पहला एलिमेंट यहां से 1 ले लेता हूं, तो 1 किस किस से डिविजिबल है? 1 1 से डिविजिबल है, तो 1,1 सेलेक्ट हो जाएगा। 1 2 से और 1 3 से डिविजिबल नहीं है, 1/2 तो 0.5 होता है, पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, डेसिमल आंसर नहीं। डिविजिबिलिटी का मतलब ही क्या होता है कि पूरा पूरा कटना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू मिलनी चाहिए, नॉट ए डेसिमल वैल्यू मिलनी चाहिए। चलो 2 2 1 से डिविजिबल है और 2 2 से डिविजिबल है, 2/1 कट जाएगा, 2/2 कट जाएगा, ठीक है ना, 2/3 नहीं कटेगा। और 3 3 1 से डिविजिबल है और 3 3 से, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो 9 बनते उसमें से 1 2 3 4 5 ये सेलेक्ट हो गए, ओके ना फाइन। ना तो ये एम्प्टी है ना यूनिवर्सल है, क्योंकि खाली भी नहीं है और पूरा भरा हुआ भी नहीं है, है ना। अब ये कैसा रिलेशन है, तो ध्यान से सुनना, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। पता है क्या, हर एक एलिमेंट का किसी और से रिलेशन बन रहा हो चाहे से बने, लेकिन खुद का खुद से जरूर बनना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। लाइक 1 का 1 से बन रहा है क्या, चेक करो। 1 का 1 से बन रहा है क्या, चेक करो। 2 का 2 से बन रहा है क्या, चेक करो। 3 का 3 से बन रहा है, बाकी औरों से बन रहा है तो भी चले, ना बन रहा है तो भी चले, पर इधर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सबसे बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 का 1 से बन गया और 2 का 2 से नहीं बना, 3 का 3 से नहीं बना तो रिफ्लेक्स होगा, नहीं। अगर 1 का 1 से बन गया, 2 का 2 से बन गया और 3 का 3 से नहीं बना तो भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कब होगा रिफ्लेक्सिव? जितने भी एलिमेंट्स है सब पे बात लागू होनी चाहिए इधर। और वैसे तो सेम ही ये सारे रिलेशन A to A ही चलेंगे ना, सेम सेट से सेम, तो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ईच एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, बाकियों से हो चाहे से ना हो उसको फर्क नहीं पड़ता, उस रिलेशन को अपन कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव। देखो वर्ड से पता चला, रिफ्लेक्स का मतलब होता है जो चीज वापस आती है,
जैसे अपन आईने में अपना रिफ्लेक्स देखते हैं, ठीक है ना। सो रिफ्लेक्सिव से खुद का खुद से रिलेशन, तो वर्ड से भी कनेक्ट हो रहा है ना, हो रहा है। चलो अब डेफिनेशन लिखें, समझ आया। खुद का खुद से रिलेशन बनना चाहिए, सिंपल सी बात है। So a relation R in a set A will be said to be reflexive relation if, एक बार लिखो, if for every A belongs to A there exists the ordered pair A comma A in R। एक बार लिखो, फिर थोड़ी सी डेफिनेशन को समझा। ओके, लिखा, ठीक है। देखो उल्टा पढ़ता हूं मैं। ये कह रहा है कि उस रिलेशन आर में, अब देखो आर वर्ड थोड़ा कंफ्यूज करता है। आर फॉर रियल नंबर भी होता है, आर फॉर रिलेशन भी होता है, आर फॉर रेंज भी होता है। तो कौन से रेफरेंस में किस की बात कर रहा है उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर फॉर रिलेशन है, रिलेशन को भी आर से डिनोट कराते हैं, राइट। सो रिलेशन आर में ए कोमा ए टाइप के एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड स्पेयर्स कह सकता हूं मिलने चाहिए, और ऐसा उस सेट के हर एक ए के लिए लागू होना चाहिए। अब देखो उसमें 10 एलिमेंट है, तो मैं ऐसे लिखूं उसमें 1,1 मिलना चाहिए, 2,2 मिलना चाहिए, 3,3 मिलना चाहिए, ऐसे बार 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 बोलो। सपोज करो 100 है तो 100 तक थोड़ा ना बोलूंगा, ये कल को लाख है तो लाख तक थोड़ा ना बोलूंगा। तो मैंने एक सिंपली एक मॉनिटर रख दिया उन सबका ए, स्मॉल ए कोमा ए मिलना चाहिए। और ये रूल हर एक ए टाइप के पदार्थ पे लागू होना चाहिए, ठीक है। अच्छा वन मोर थिंग, अब ये अपन जो रिलेशंस पढ़ रहे हैं बेटा, ये बोलने के कुछ और होते हैं, लिखने के कुछ और होते हैं। दैट मीन्स बोलने में तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबका सबसे होना चाहिए, लेकिन लेटेस्ट अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा प्रूव करो कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो ऐसे दोनों लिख के आओगे, देखो सर सबका सबसे ऑर्डर पेयर बन रहा है। तो ओरल डेफिनेशन या ओरल एक्सप्लेनेशन कुछ और है, जब अपन इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए इस टाइप का एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो नीचे दिख रहा है, क्या कि यहां पर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन आर में ए कोमा ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और कोई सा भी ए ले लो सेट ए से फॉर ऑल। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, फॉर ऑल। तो कोई सा भी ए ले लो, जैसे ए को 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, वो हर टाइप के ए पे ये रूल लागू हो रहा है कि ए कोमा ए रिलेशन आर में है। इस टाइप से हम इसको प्रूव करके आएंगे या चेक करके आएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, या तो चेक करो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, या प्रूव करो कि रिफ्लेक्सिव है। दो टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आएंगे। ओके, सो ये स्टेटमेंट लिख लिया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख लिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया आपको। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। तो हेडिंग लिखो केवल और फिर समझते हैं वापस। एग्जाम्पल से समझेंगे। 1 2 3, 1 2 3, मैपिंग, सॉरी A2 है। अब मैं एक रिलेशन बना रहा हूं, कोई एक्स कॉमा वाई टाइप के उसमें ऑर्डर पेयर्स रखने हैं आपको, सच दैट सच दैट तो देखो अगर मैं वो वाला लिख दूं ना कि एक्स प्लस वाई से नेचुरल नंबर, अगर मैं यूनिवर्सल सेट बना दूं ना, एक चीज याद रखना, यूनिवर्सल रिलेशन पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गया ना, तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा क्योंकि उसमें 1,1 2, सिमेट्रिक भी होगा। अभी जो सेकंड वाला पढ़ रहे हैं अभी पता नहीं आपको क्या होता है, लेकिन वो भी होगा, और जो तीसरा पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वो भी होगा, बट फिर उससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। सो सपोज करो, मैं रूल नहीं बता पा रहा हूँ, मैं आपको जनरल बता देता हूँ कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे दिखाई देंगे, है ना। फिर वो क्वेश्चंस आ ही जाएंगे अभी, है ना, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो ऐसा कोई रूल नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना।
कि आपके अगर आपके रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर 1,2 है, अगर है तो 2,1 भी मिलना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, समझे कि ऐसा नहीं है कि सबका सबसे उल्टा मिलना चाहिए, जो है उसका उल्टा मिलना चाहिए, दैट्स इट। तो बिल्कुल क्लियर समझ में आना, उल्टा मत समझ लेना है ना, कि सपोज करो 1,2 ही नहीं होता तो 2,1 ढूंढने की जरूरत नहीं थी, पर अगर यह है तो वो भी होना चाहिए। और ऐसा इस रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सब पे लागू होना चाहिए, मतलब इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट हुए उन्हीं के उल्टे ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसमें ले लिया 2,3, क्या ले लिया 2,3, तो अब ये सिमेट्रिक अगर इसको कहलाना है, इस रिलेशन को अगर सिमेट्रिक कहलाना है तो इसमें 3,2 भी मिलना चाहिए। अब कोई कहे सर 1,3 और 3,1 तो है ही नहीं, तो 1,3 नहीं है तो 3,1 क्यों ढूंढूं मैं? अभी मैं अगर इसको यहाँ क्लोज कर दूं तो ये सिमेट्रिक माना जाएगा। ऐसा नहीं कहा कि सबके उल्टे, जो इस रिलेशन में है उन्हीं के उल्टे। समझ में आया बात? अगर 1,2 है तो 2,1। आप एक एक से बात करो, भैया तेरा उल्टा है क्या? ये कहेगा हाँ है। तेरा उल्टा है क्या? बिल्कुल है। तेरा है क्या? है। और तेरा भी, तू उसका उल्टा है, तू उसका उल्टा है ना? अब कोई ऐसे नहीं कहेगा सर 1,3 3,1 नहीं है, 2,3 या 3,2 नहीं, वो तो है, चलो 3,1 और 1,3 नहीं है, तो ऐसे क्यों नहीं है ना? तो उस जब इसमें ही सेलेक्ट नहीं हुए तो फिर उनके उल्टे की जांच पड़ताल भी नहीं हुई। समझ गए? सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर है? जो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट हुए बेटा उसके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर्स भी सेलेक्ट होने ही चाहिए। अब बताया मैंने, अगर मैं यूनिवर्सल बना दूं तो सबके उल्टे सुल्टे सारे ही सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बट वो क्लासिक एग्जांपल नहीं बनता। हाँ, ऐसे याद रख सकते हो कि एक यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, तीसरा जो भी बताएंगे वो भी होगा ही होगा। ओके, चलो तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम एक बार, क्या कहता है ये। एक रिलेशन आर ऑब्वियसली ए टू ए डिफाइन होगा, उसको सिमेट्रिक कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? अगर अगर ए कॉमा बी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर में है तो इसका रिजल्ट ये निकलना चाहिए कि बी कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन आर में मिलना चाहिए, और ऐसा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर पे लागू होना चाहिए। मैंने 1,2 का उल्टा ढूंढ लिया 2,1, लेकिन उसी में 2,3 भी था उसका, तो मैं ढूंढा ही नहीं 3,2। तो ये वाली बात सुनो, ये क्या कह रहा है? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, उस रिलेशन आर में जितने भी ए कॉमा बी का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर्स, उस रिलेशन आर में जितने भी ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सबके लिए ये रूल लागू होना चाहिए कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए है, होना चाहिए। समझे? चलो नोट डाउन करो। आप कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हो, या तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ये सब सब कुछ ऊपर से निकल रहा है। तो वैसे मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था स्टार्टिंग में कि पढ़ाते टाइम ये टॉपिक बड़े सरल लगता है। अभी सरल ही लग रहे होंगे कि क्या है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं, छोटी मोटी बात है, बस याद रखनी है नई चीजें। बट जब ट्यूशन में नंबर्स के साथ एक्चुअली जब खेलना होता है ना, तब ये थोड़ा मुश्किल लगता है उस टाइम। चले, सो द लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ रिलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन है, दैट इज ट्रांजिटिव एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन। अब ये बहुत ही अजीब सी बात कहता है, इसके बारे में भी सीखना है। चलो हेडिंग डालो एक बार, फिर चलेंगे वापस उसी एग्जाम्पल से, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए एग्जाम्पल है, ये क्या कहता है कि लेट से वही मैपिंग ए टू ए ही हो रही है, 1 2 3 लेते हैं, A to A 1 2 3। रूल मैं नहीं बताऊंगा आगे, मैं डायरेक्ट ऑर्डर पेयर से एग्जांपल दे रहा हूँ, रूल्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, इसमें टाइम लग रहा है सोचने में। A to A मैपिंग, सो रिलेशन आर के अंदर लेट से कि ऑर्डर पेयर सेलेक्ट हो गया, पार्टीशन प्रोडक्ट में से 1,2 सेलेक्ट हो गया, और साथ में 2,3 भी सेलेक्ट हो गया। तो इन दोनों में कनेक्शन देखो क्या है, कनेक्शन दिखा, कुछ कुछ कनेक्शन बोलो।
इस ऑर्डर्ड पेयर की इमेज उस ऑर्डर्ड पेयर की प्री इमेज, टू से खत्म टू से शुरू है। समझ आया कनेक्शन, समझ आया? तो ऐसे कनेक्शन शेयर करने वाले अगर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उस रिलेशन में, तो टू से टू काटो, 1,3 भी उसमें मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो ट्रांजिटिव, नहीं मिला तो नॉट ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये दोनों मिल गए, कौन दोनों? 1,2 एंड 2,3, ये दोनों मिल गए, तो वो चाहिए अगर ट्रांजिटिव बनाना। मान लो ये दोनों ही नहीं मिले तो उसकी तलाश नहीं होगी। अच्छा, इन दोनों में से कोई एक मिला तो उसकी तलाश करोगे क्या? तो भी नहीं करोगे, तो भी नहीं करोगे। ये दोनों मिलेंगे तो ही उसकी तलाश करेंगे, समझे क्या? ये दोनों मिलेंगे तो ही उसकी तलाश करेंगे। लेट से ये है ही नहीं, तो फिर चाहे से वो नहीं भी हो तो भी ये ट्रांजिटिव है, तो भी ये ट्रांजिटिव है। बस यहाँ पे लॉजिक पकड़ के रखना। मुझे एक चीज बताओ, एक चीज समझना बेटा, एग्जाम नहीं लेना पास होना होता है ना? कोरोना में एग्जाम नहीं लगा, पास थे सब। सो इसका एग्जाम क्या है? इसका इस रिलेशन, मतलब ये इस टाइप का रिलेशन है या नहीं है, इसको पार करने का एग्जाम क्या है कि ये हो तो वो होना चाहिए। अब ये है पर वो तो है ही नहीं, तो एग्जाम नहीं लग पाया ना, पास, ट्रांजिटिव। यस, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। समझे क्या? देखो, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है तो ट्रांजिटिव। मान लो कि ये दोनों ही नहीं है, तो उसको चेक मत करो और उसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहोगे, क्योंकि ये दोनों है ही नहीं, तो मैं चेक कैसे करूं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? इस ऐसे दो टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स अगर मिले ही नहीं कि ये टू पे शुरू खत्म हो रहा है और ये टू से शुरू हो रहा है, ऐसे तो दो ऑर्डर्ड पेयर मिले ही नहीं, चेक ही नहीं कर पाया मैं। तो जब आप चेक नहीं कर पाओगे तब उसको आप टिक मार्क करोगे कि यस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है क्या? एक बार देखो, 1,2 है, अकेला ये है, तो इसको ट्रांजिटिव कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि 2, समथिंग टाइप का ऑर्डर पेयर मिला ही नहीं चेक करने के लिए। तो चेक करने के लिए ना मिले तो भी आप टिक मार्क करोगे। अच्छा, फेल कब होगा ये? फेल एक ही शर्त पे होगा कि एग्जाम लो और फिर फेल करो। एग्जाम नहीं लेना, पास होना होगा। तो एग्जाम लेकर कैसे फेल करोगे? ये है और वो नहीं है, ये दोनों है, एग्जाम चल रहा है, चल रहा है, 1,2 है, 2,3 है, मिल गए ना ऐसे, तो अब चेक हो सकता है। चेक करने के लिए फिर आप चेक करोगे, अगर ये है तो ट्रांजिटिव और नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। तो नॉट ट्रांजिटिव केवल एक ही शर्त पे प्रूव होगा, जब इस टाइप के ऑर्डर पेयर मिलकर ये वाला ना मिले। बाकी हर सूरत में ये ट्रांजिटिव होगा। मान लो ये दोनों में से एक नहीं है तो भी ट्रांजिटिव है, मान लो दोनों ही नहीं है तो भी टेस्ट नहीं लग पाया ना, तो भी टेस्ट नहीं लग पाया। तो यहां से क्या समझे? एम्प्टी रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है, कुछ मिला ही नहीं चेक करने के लिए। एम्प्टी रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है क्योंकि कुछ भी चेक करने के लिए मिला ही नहीं। और यूनिवर्सल रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा क्योंकि उसमें सारे ही बैठे हैं, कर लो किसके साथ चेक करना है, सबके सबके साथ बन ही रहा है। तो यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन बोथ आर ऑलवेज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखें, सो अ रिलेशन, a relation R in the set A is said to be a transitive relation if A comma B belongs to R है। एंड का मतलब सेट्स की दुनिया में पता है ना, ये भी होना चाहिए काम और ये भी होना चाहिए। अगर और लिख दिया तो दोनों में से एक काम होना चाहिए, एंड में दोनों काम होने चाहिए। ठीक है, बी कॉमा सी बी, मतलब इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन आर में है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिजल्ट ये निकले, मतलब ये दोनों तो गिवन पॉइंट्स और ये टू प्रूव वाला पॉइंट, ये दोनों तो गिवन पॉइंट्स हैं, है ना? और इन दोनों का रिजल्ट क्या निकले कि ए कोमा सी बी आर में होना चाहिए। और ऐसा हर ए कोमा बी और बी कोमा सी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स पे लागू होना चाहिए। क्या कह रहा है? फॉर ऑल ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। मतलब उस रिलेशन में इस टाइप के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसमें ये दोनों कॉमन है, उसके हर एक ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये लागू होना चाहिए कि ए कोमा सी भी आर के अंदर मिल जाए। तो ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसी ऐसी स्टेटमेंट लिखकर ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखो।
हो गया? ओके। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप बताना कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या तीनों ही। ठीक है। लेट्स से वही 1 2 3 एंड 1 2 3 ऑर्डर, सॉरी सेट में 1 2 3 है ए में, एंड मैपिंग ए से ए में ही हो रही है, 1 2 3 से 1 2 3 में ही हो रही है। ठीक है, फ्रॉम ए टू ए। और जो रिलेशन था, जो भी था, रूल नहीं बता रहे अभी, ऑर्डर पे क्या क्या सेलेक्ट हो वो बता रहे हैं। सो इसमें 1 1 और 2 2 सेलेक्ट हुए। सोच के बताओ अभी तक जितना भी समझे हो कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, या क्या क्या है, या तीनों है, जो भी। तीनों ही है? तीनों ही नहीं है, ट्रांजिटिव है। व्हाट अबाउट सिमेट्रिसिटी, मतलब सिमेट्रिक है या नहीं? 1 तो 1 2 ही नहीं है, तो फिर 2 1 क्यों ढूंढ रहे हो? सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, एक एक करके चलते हैं। रिफ्लेक्सिव है क्या? वो तो सरल है, देखना। रिफ्लेक्सिविटी से, रिफ्लेक्सिविटी तो देखना बहुत सरल है। सबका सबसे मिलना चाहिए। सो 1 का 1 से मिल गया, 2 का 2 से मिल गया, बट 3 का 3 से कहा है। सो रिफ्लेक्सिव तो ये हर हाल में नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो ये हर हाल में नहीं। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सो सिमेट्रिक क्या कहता था, बोलो अनुष्का, क्या कहता था सिमेट्रिक? मतलब है या नहीं, भी देखेंगे। हाँ, अगर 1 2 है तो 1 2 है ही नहीं, तो फिर 2 1 क्यों ढूंढ रहे हो? अभी क्या क्या है, अभी एक एक से बात करो। तेरा उल्टा है क्या? तेरा उल्टा है क्या? सबका है तो सिमेट्रिक है। इससे बात करो। भैया तेरा उल्टा है क्या? ये खुद ही इसका उल्टा है। 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा। ओके। 2 2 भैया तेरा उल्टा मौजूद है क्या? अब बाकियों से बात ही क्यों कर रहे हो कि 1 2 है ही नहीं ना। सिमेट्रिक भी है, मतलब सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं था। सबके उल्टे नहीं ढूंढने हैं, जो उधर मौजूद है उन्हीं के उल्टे ढूंढने हैं। हर कार्टेशियन प्रोडक्ट के हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा नहीं ढूंढना, क्योंकि हर एक ऑर्डर पेयर का उल्टा ढूंढने जाओगे तो फिर तो यूनिवर्सल रिलेशन ही सिमेट्रिक होगा, फिर तो दुनिया का और कोई रिलेशन सिमेट्रिक होगा ही नहीं। मतलब पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो, तभी वो सिमेट्रिक होगा। अगर आप सबके उल्टे ढूंढने चाहोगे, क्योंकि सबके उल्टे तो तभी आएंगे जब सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, सबके नहीं ढूंढने। हाँ, रिफ्लेक्सिविटी में सबका सबसे देखना है, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी में सबका सबसे नहीं देखना है। तो यहाँ पे 1 1 और 2 2 से पूछना है कि आपके उल्टे मौजूद हैं, बाकियों से नहीं पूछना है। तो सिमेट्रिक ये होगा। एंड व्हाट अबाउट ट्रांजिटिविटी? ट्रांजिटिव है क्या? है? टेस्ट ही नहीं लग पाया ना। लाइक इससे बात करते हैं, तो टू किससे खत्म हो रहा है? टू 1 से खत्म हो रहा है, तो 1 से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है यहाँ पे, तो टेस्ट नहीं लग पा रहा है, तो इससे रिलेटेड मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कहेगा हाँ ट्रांजिटिव है। अब 2 2 से बात करते हैं, टू किस पे खत्म हो रहा है? तो 2 पे खत्म हो रहा है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला अब एक और चाहिए। 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं है ना, इसके अलावा 2 2 के अलावा 2 से स्टार्ट होने वाला और ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो इस ऑर्डर पेयर के हिसाब से भी टेस्ट नहीं लग पाया। टेस्ट नहीं लगना पास होने की गारंटी होती है, ऐसा हमको कोरोना ने सिखाया। भली माती, ठीक है ना? क्लियर है? सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव बट इट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो थोड़ा फील मिला कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये मान के चलो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चंस आएंगे उस टाइप का क्वेश्चन है, बट डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो सबसे बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्लियर है? अच्छा जी। अब जो तीनों ही हो जाए, लेट्स से रिफ्लेक्सिव भी हो जाए। रिफ्लेक्सिव कब हो जाता है? जब 3 3 पे हो जाता है ना। मान लो ये रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सो जो तीनों ही होते हैं उसको कहते हैं इक्वालेंस रिलेशन। क्या कहते हैं? इक्वालेंट या इक्वालेंस। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपको वही लिखना है ना, लिखो। 6 नंबर क्लासिफिकेशन, वैसे इसको क्लासिफिकेशन नहीं बोल सकते, पर हाँ ये भी एक टाइप ऑफ रिलेशन है, नाम तो रख ही दिया गया है वहां पे। तो 6 टाइप में आप मार्क कर सकते हो इक्वालेंस रिलेशन, या इक्वालेंट भी कहते हैं कई जगह, उसमें देख लेना, जो इक्वालेंस भी चलेगा। ठीक है, क्या कहता है? बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन होगी तो समझ में आ जाएगा। चेक तो आपको ले देंगे वही 3 करने, वो तो 3 हो जाएंगे तो इक्वलेंस, कोई नई बात नहीं है इसमें ना। रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी एन इक्वलेंस रिलेशन इफ इट सेटिस्फाई ऑल द अबव गिवन कंडीशंस। कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी। तीनों ही गुण जिसमें है वो है इक्वलेंस रिलेशन। ठीक है, लिख लिया? हाँ, यूनिवर्सल रिलेशन
तो सारे ही होगा, यूनिवर्सल तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। आपने पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही सेलेक्ट कर लिया, तो अब कोई ऐसा मतलब उसमें गुण बचा ही नहीं ना जो नहीं सेलेक्ट हुआ। तो सबका सबसे भी हो गया, सबके उल्टे भी मिल गए, और ट्रांजिटिविटी भी हो रहा होगा, जहां खत्म हो रहा होगा अगला भी मिल ही रहा होगा। सो यूनिवर्सल रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इक्वालेंस भी। बोलो बोलो। हाँ, इक्वालेंस रिलेशन क्या? हाँ हाँ, देखो, यूनिवर्सल रिलेशन तो कहता है कि पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो। अभी पिछले एग्जांपल 1,1 आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पूछ दिया। पिछले एग्जांपल में 1,1 आया था, 2,2 आया था, 3,3 आया था। क्या वो रिफ्लेक्सिव था? क्या वो सिमेट्रिक था? क्या वो ट्रांजिटिव था? तो इन शॉर्ट वो इक्विवेलेंस था। बट वो यूनिवर्सल कहां था? सबके सब कहां थे? इन तीन गुण को मानने के लिए पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने की जरूरत थोड़ी ना है। केवल 1,1, 2,2, 3,3 से ये तीन गुण माने जा रहे हैं। सो उस केस में वो इक्विवेलेंस रिलेशन था, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप पूरा ले लो तो होगा ही होगा। सो मैं यूं कह सकता हूं कि दुनिया के सारे यूनिवर्सल रिलेशन इक्विवेलेंट तो होंगे, बट सारे इक्विवेलेंट यूनिवर्सल नहीं होंगे। अभी पिछले एग्जांपल में अपन इसको प्रूव किया है। ओके ना, समझ गया अभी? ओके, चलेंगे। हाँ जी, चले। तो देखो बेटा, 90% ऑफ द एक्सरसाइज हमने कवर कर लिया। यहाँ अगर मैं इसको अभी स्टॉप कर दूं तो यू कैन कवर 90% ऑफ द एक्सरसाइज। 10% पोर्शन क्या बचता है? कुछ एक्स्ट्रा बातें, और वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्योंकि थोड़ा बहुत 5-7 मिनट टाइम बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको आज ही कवर करें, कल से एक्सरसाइज खत्म करें। अगर नहीं समझ में आया, क्योंकि थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, कल फिर से रिपीट कर लेंगे, है ना। सो टाइप ऑफ रिलेशंस खत्म हो चुका है, क्लासिफिकेशन ऑफ, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बनते हैं हर एक एक्सरसाइज में। मेन मुद्दा तो खत्म हो चुका है, राइट। सो एक चीज निकल के आती है यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बाद। अच्छा, ये लिख लेना शॉर्ट में मैथमेटिकली, कि दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक, रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। एंड लगाया मैंने। एंड लगाया मतलब ये भी काम होना चाहिए, ये भी काम होना चाहिए, ये भी काम होना चाहिए। अगर तीनों काम हो रहे हो तो इंप्लाइज रिजल्ट क्या निकलेगा? कि आर इज इक्वलेंट। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन खत्म। तो एक एक्स्ट्रा चीज निकल के आती है जिसको अपन कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास। हालांकि इसके क्वेश्चंस कम ही आते हैं, बट आते हैं ना तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से आते हैं। सो हम इसको छोड़ तो नहीं सकते ना। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास, ये लिखो, हेडिंग डालो एक बार फिर सब है। केवल नाम लिख लो, फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे वापस उसी से। इक्विवेलेंस क्लास लिख लिया? ओके, देख, लेट्स से मैंने वही 1,2,3 एंड 1,2,3 पे मैपिंग करी। 1, 2, 3, 1, 2, 3। ओके, सो A to A ये मैप हो रहा है, फाइन। अब मैंने रिलेशन आर, कोई रूल था उसके चलते कुछ ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लिए। लेट्स से सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक मैंने 1,2 सेलेक्ट किया, 1,3 किया, देन 3,2 किया, 3,1 किया, एंड लेट्स से मैंने 3,3 भी कर लिया। ठीक है, फाइन। अब रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और उसको एक बार साइड में छोड़। ठीक है, मुझे चीज बताओ, 1 को पकड़ लिया मैंने। 1 से कौन कौन रिलेटेड है चेक करो।
इस रिलेशन के हिसाब से वन से कौन कौन रिलेटेड है, वन की इमेज क्या क्या बन रही है, टू बन रही है, तो वन से टू रिलेटेड है, वन से थ्री रिलेटेड। उल्टा कह दिया क्या मैंने, सॉरी, उल्टा कह दिया। आप ये चेक करो वन किससे रिलेटेड है, वन किस किस एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसमें वन सेकंड नंबर पे आ रहा है, नॉट फर्स्ट नंबर पे। सो सेकंड नंबर पे एक नहीं आ रहा है, सो मैं कहूंगा कि सर वन तो थ्री से ही रिलेटेड है। ओके, अब टू को पकड़ते हैं, तीन एलिमेंट है, तीनों को पकड़ते हैं। सो टू किस किस से रिलेटेड है, टू वन से रिलेटेड है, टू थ्री से रिलेटेड है, टू सर वन से रिलेटेड है, टू थ्री से रिलेटेड है। और एक क्लास तीन भी है भाई, तीन एलिमेंट है तो तीनों का देख सकते हो आप। सो थ्री को पकड़ लिया मैंने, तो थ्री किस किस से रिलेटेड है, थ्री सेकेंड एलिमेंट पे ढूंढो। सो थ्री सेकेंड एलिमेंट पे एक ही जगह दिखाई दिया, थ्री तो थ्री से रिलेटेड है। अच्छा कहाँ है, अच्छा ये रहा, सॉरी दिखा नहीं मुझे, हाँ थ्री वन से रिलेटेड। ये चीज समझ में आई। तो अब अगर जैसे इसको पकड़ते हैं, थ्री थ्री और वन से रिलेटेड है, तो मैं कह दूंगा थ्री की इक्वालेंस क्लास है वन कॉमा थ्री या थ्री कॉमा, मतलब इसका सेट बना दूं, थ्री और वन का मैं एक सेट बना दूं लाइक दिस। सेट बनाना जानते हो ना रोस्टर फॉर्म में। सो ये थ्री कोमा वन नाम का जो सेट है, इस एलिमेंट थ्री की इक्वालेंस क्लास कहलाएगी। यानी कि उन सेट्स का, उन एलिमेंट्स का सेट बनाया जाए जिससे एक पर्टिकुलर एलिमेंट रिलेटेड हो, तो वो सेट उस एलिमेंट की इक्वालेंस क्लास कहलाती है। समझ आया। उन एलिमेंट्स का सेट बनाया जाए, जैसे थ्री और वन का सेट बना दिया, क्यों बनाया सर इसका आपने, क्योंकि ये थ्री इन दोनों से रिलेटेड था, जिससे कोई पर्टिकुलर, यानी कि हर एक एलिमेंट की इक्वालेंस क्लास अलग अलग होगी, थ्री की अलग होगी, टू की अलग होगी, वन की अलग होगी, मान लो कि इससे रिलेटेड नहीं है तो उसकी इक्वालेंस क्लास में नहीं होगी, राइट। सो इक्वालेंस क्लास हर एक एलिमेंट की होती है, किसकी होती है, हर एक एलिमेंट की होती है। सो थ्री की इक्वालेंस क्या हो गई, थ्री कॉमा वन। अब वन तो थ्री से रिलेटेड है, तो इस वन की इक्वालेंस क्लास क्या होगी, ओनली थ्री। अच्छा, इक्वालेंस क्लास को ऐसे बिग ब्रेसेस में डिनोट किया जाता है, जैसे थ्री की इक्वालेंस क्लास क्या है, थ्री कॉमा वन, तो मैं ऐसे लिखूंगा थ्री, इस डब्बो का मतलब है थ्री की इक्वालेंस क्लास ऑफ थ्री। क्या निकल के आया, सेट वन कॉमा थ्री या थ्री कॉमा वन, उल्टा भी लिख सकते हैं। अच्छा, वन की इक्वालेंस क्लास बताओ, ओनली एलिमेंट थ्री। सेट बनाना पड़ेगा, ऐसे थ्री मत लिख देना, एक सेट बनाना पड़ेगा, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, राइट। और टू की इक्वालेंस क्लास बोलो, वन कॉमा थ्री। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, तो मैं आगे की बात कहूं, यहां तक कोई डाउट है क्या, नो। अब ये तो आपने डेफिनेशन वाइज तो समझ लिया। अब मैं अगर मेन मुद्दे की बात पहले करता ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए मैंने जो सरल चीज है वो पहले बता दी। ये तो थी सरल चीज इस चीज की, है ना, इस टॉपिक की। अब मुश्किल चीज सुनिए, ना तो ये इसकी इक्वालेंस क्लास है, ना ये इसकी इक्वालेंस क्लास है, और ना ये इसकी इक्वालेंस क्लास है, क्योंकि इक्वालेंस क्लास केवल इक्वालेंस रिलेशन में ही बनता है, दैट्स इट। अगर कोई रिलेशन इक्वालेंस है ही नहीं, तो उसमें किसी भी एलिमेंट की इक्वालेंस क्लास की बात ही नहीं की जाएगी, डिफाइन ही नहीं है वहां पे इक्वालेंस क्लास किसी भी एलिमेंट। सो दिस रिलेशन इज ऑब्वियसली नॉट एन इक्वालेंस रिलेशन। वन कॉमा टू है तो टू कॉमा वन का है, तो सिमेट्रिसिटी फेल। कोई भी एक चीज पकड़ लो, फेल करने के तो हजारों रास्ते हैं, पास करने के लिए मुश्किल आता है। ठीक है ना भाई, इक्वालेंस रिलेशन क्या होता है, जो तीनों गुण ले, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी, ट्रांजिटिविटी। सो मैं तो केवल सिमेट्रिसिटी पकड़ ली, वन कॉमा टू का उल्टा कहाँ है यहाँ पे, हर एक एलिमेंट से बात करोगे ना, तेरा उल्टा है या नहीं है, सिमेट्रिसिटी फेल। एंड मोर ओवर रिफ्लेक्सिविटी भी कहाँ है, तीनों का तीनों से कहाँ बन रहा है। और ट्रांजिटिविटी में चलो मैं चेक ही नहीं कर रहा हूँ, मुश्किल चीज को चेक करूँ जब इजी चीज पे फेल हो गया वो। ठीक है, सो इक्वालेंस रिलेशन है ही नहीं, तो वन टू थ्री की इक्वालेंस क्लास आप निकाल ही नहीं सकते, या ऐसे नहीं कह सकते कि वन की इक्वालेंस क्लास ये है, टू की डिफाइन ही नहीं। इक्वालेंस क्लास किस में डिफाइन होती है, केवल इक्वालेंस रिलेशन में ही डिफाइन होती है। और होती कैसे है वो समझ गए। देखो होती कैसे है वो टॉपिक आसान है, होगी या नहीं होगी ये सोचना मुश्किल है। ओके, क्या समझ आया, अब लिखते हैं हम, लिखो। So the set of all the elements which are related to a given element A. The set of all those elements which are related to a particular element A. Sorry, this one I. Which are related to a particular element A of a set in which the given relation is defined is termed as the equivalence class of that particular element.
टर्म्ड एज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट है, उस ए की इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी जिस एलिमेंट से रिलेटेड सेट एलिमेंट्स का सेट बनाया ना आपने। इट्स टर्म्ड एज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट ए। तो आपको लंबे समय तक याद रहे इसके लिए आप ये चीज याद रख लेना कि इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट की निकालेंगे ना तो वो एलिमेंट सेकंड पायदान पे रहेगा, फर्स्ट पायदान पे, उस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट पायदान पे नहीं रहेगा, कहां रहेगा, सेकंड, यानी वो इमेज है। कहने का मतलब है मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये एलिमेंट किस किस की इमेज है। हाँ, आ जाओ, आके बैठते जाओ। ये एलिमेंट किस किस एलिमेंट की इमेज है ये मैं पूछना चाह रहा हूं, उनका सेट बना के दे दो। समझ गए? यहां तक लिख लिया? यहां तक लिख लिया? ओके। चलो, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, बिग ब्रेसेस में पैक करके लिखेंगे हम, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंदर, हाँ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे जो कि इस बात को मानते हो ताकि एक्स कोमा ए आर में हो। समझ गए ना? अब इधर बदल क्या रहा है, एक्स बदल रहा है, ए तो फिक्स है क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास आप ए की ढूंढ रहे हो ना, इक्विवेलेंस क्लास आप ए की ढूंढ रहे हो, तो ऑर्डर्ड पेयर वो सोचो जिसमें सेकंड एलिमेंट तो ए हो और उसके साथ में फर्स्ट एलिमेंट में क्या क्या रखा हुआ है, जैसे 1 रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, उन सबका एक सेट बना दो। सो उसको हम क्या कहेंगे, इस ए की इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, और एक फिर नोट डाल के, इक्विवेलेंस क्लास या क्लासेस आर ओनली डिफाइंड इन ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हो गया, डन। अब कुछ रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन से जो थोड़े से समझने में टिपिकल लगते हैं, मैं सोच रहा हूँ कल ही कराएं, इसको कल ही कराएंगे, है ना? ठीक है, कल इसको 10 या 15 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा, फिर अपन एक्सरसाइज भी कल ही स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग एंड आ जाइए, आगे आ जाइए। आज छुट्टी, छुट्टी लग गई या लगा ली? लगा ली, ओके। तो कल मेरे को एसएसटी का जवाब नहीं देगा आप, मैंने बोला था क्लास के बाद बता के जाना, नहीं पढ़नी? तो फिर मैंने कहा था नाम लिखवा के जाना, सर का फोन आ रहा है, तो जवाब तो देना। हम्म, अभी आप में से जो पढ़ना चाह रहा है एटलीस्ट आपको नाम लिखवा जाना ना, फिर बाद में मत कहना कि ये भी पढ़ाओ वो भी पढ़ाओ। इसलिए क्या होती है, जब कोई चीज नहीं मिलती है ना, जब कोई चीज नहीं मिलती है ना तो होती है उसकी कदर। तो कोई चीज आगे होके मिल रही होती है ना तो लगती है शायद ये अनइम्पोर्टेंट है, ऐसा होता है ना। जैसे पहले तो सर एसएसटी का टीचर लगाओ ना, अब मैंने आगे होके कह दिया ना कि लगा रहे हैं तो कोई आगे नहीं आ रहा है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज से हमारा पहला टॉपिक, दैट इज नाउन। शुरू करें? अरे, तो करनी मत।